अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेसन में अगेन हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मज़ीद डिस्कस करेंगे और हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना ही देख रहे हैं, लेकिन इस बार हम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को विद ग्रोथ देख रहे हैं। यानी कि अगर कंपनी हर अगले साल डिविडेंड जो है वो इंक्रीज़ कर रही हो, डिविडेंड में कोई कांस्टेंट ग्रोथ हो, तो उस केस पे हम इस मॉडल को कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। एज्यूम कर लें कि आज है ईयर नंबर 0 और आज जो कंपनी ने डिविडेंड पे किया है वो है $10, ₹10, ठीक है। एक साल बाद कंपनी ₹11 का डिविडेंड पे करेगी, मज़ीद एक साल बाद ₹12.1 का डिविडेंड पे करेगी एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक कांस्टेंट ग्रोथ में डिविडेंड इंक्रीज़ होते रहेंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि ₹10 का डिविडेंड हो, बल्कि पहले 10, फिर 11, फिर 12.1 एंड सो ऑन। सबसे पहले इस तरह के मॉडल्स में हमें ग्रोथ रेट को आइडेंटिफाई करना होगा या कैलकुलेट करना होगा। ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए आप अपना फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कंपाउंडिंग वाला, दैट इज़ S = P 1 + I पावर n, और आप सबसे पुरानी और सबसे नई दो वैल्यूज़ लेकर ग्रोथ रेट मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ईयर नंबर 0 पर डिविडेंड जो था वो 10 था और सबसे रीसेंट जो डिविडेंड पे आउट हुआ है वो 12.1 है। हमें रेट मालूम करना है और 10 और 12.1 के बीच में 2 साल गुजरे हैं। 10 से वो डिविडेंड 11 हुआ, 11 से 12.1 हुआ, यानी कि 2 साल में 10 जो है वो 12.1 पर आया है, तो एनुअली किस रेट से ग्रो कर रहा। सो ये 10 जो है वो लेफ़्ट साइड पर डिवाइड होगा, ये रह जाएगा 1.21 = 1 + I की पावर n, यानी कि 2 जब लेफ़्ट साइड पर जाएगा तो √1.21 बन जाएगा, -1 = I, और आपका जो I होगा वो होगा √1.21 - 1, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सो ये बन रहा होगा 10%, ठीक है। यानी कि हर साल कंपनी का जो डिविडेंड है वो 10% से ग्रो हो रहा है। अच्छा, कुछ जगह पर आप देखेंगे कि इसको एक फॉर्मूले में तब्दील किया हुआ है। अगर मैं आई को सब्जेक्ट बनाऊं, S = P 1 + I पावर n है, P लेफ़्ट साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा S/P = 1 + I की पावर n, n लेफ़्ट साइड पर जाएगा तो √n, S/P = 1 + I, और I हो जाएगा √n S/P -1, और S आपकी सबसे लेटेस्ट डिविडेंड वाली वैल्यू होगी, P सबसे पुरानी डिविडेंड वाली वैल्यू होगी, N जितने ईयर्स लैप्स में हैं वो होंगे, एंड आप इस तरह से ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर डिविडेंड जो है ना वो 10% के हिसाब से ग्रो हो रहा है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% है, और हम ये जानते हैं कि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल ये कहता है कि शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो फ्यूचर के डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू होगी, यानी कि फ्यूचर में जितने भी डिविडेंड्स दिए जाएंगे उसको अगर मैं डिस्काउंट कर दूं यूजिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो मेरे पास शेयर की प्राइस आ जाएगी। तो अब मुझे इसको डिस्काउंट करना है। जो डिविडेंड बिल्कुल अभी कंपनी ने डिक्लेयर किया है, इसको हम D0 भी कहते हैं या D0 भी कहते हैं। तो इस सवाल में आपका D0 जो है वो 10 है। D0 का मतलब है कि बिल्कुल अभी जो डिविडेंड डिक्लेयर और पे आउट हुआ था। फिर आपके पास D1, यानी कि पहले साल के आखिर में जो डिक्लेयर होगा डिविडेंड, या पहले साल के आखिर में जो डिविडेंड पे होगा, या एक साल बाद जो डिविडेंड पे होगा वो 11 है। इसी तरह से D2, D3, इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि D1 जो आपका पहले साल वाला डिविडेंड है, दैट इज़ 11, वो ऐसे भी आ सकता है कि D0 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1 + ग्रोथ रेट से। अब ये कुछ लिंक्ड बातें हैं, कनेक्टेड बातें हैं, तो साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि भाई अभी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ₹10 और डिविडेंड में जो ग्रोथ का रेट है वो 10% है, एक साल के बाद वाले डिविडेंड क्या होगा, तो आप D1 कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि आज का डिविडेंड ₹10 है
और हर साल डिविडेंड अगर 10% से ग्रो हो रहा है तो ग्रोथ रेट 10% है, एक साल बाद वाला डिविडेंड जो है वो 11 होगा। अब आ जाते हैं हम मेन चीज़ पर, यानी कि आखिर हमें इसको डिस्काउंट ऑफ कैसे करना है। अच्छा, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि डी नॉट यानी कि जो 10 रुपये का डिविडेंड है ना, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एंड पेड। देखिए, दो केसेस होंगे। अभी जो आपके पास डी नॉट पर डिविडेंड आ रहा है, जो आपके पास ईयर नंबर 0 पर डिविडेंड आ रहा है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जो बंदा शेयर परचेज करेगा उसको ये डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो जो 10 रुपये का डिविडेंड है वो अभी जिसके पास, जिसके नाम पर शेयर था, उसको दे दिया गया है, डिक्लेयर और पे हो चुका है। तो जब वो डिक्लेयर भी हो चुका और वो पे भी कर दिया और उसके बाद मैं शेयर ख़रीद रहा हूँ, तो इस स्पेसिफिक डिविडेंड पर मेरा कोई राइट नहीं है, ये डिविडेंड मुझे नहीं मिलेगा। तो एक केस तो वो हो सकता है कि जिसमें हम शेयर की जो प्राइस ढूंढ रहे हों उसमें सबसे रीसेंट अभी वाला डिविडेंड जो बंदा शेयर परचेज करेगा उसको नहीं मिलेगा। एक केस वो भी हो सकता है कि जिसमें जो बंदा अभी शेयर खरीदेगा उसको अभी वाला जो डिविडेंड है वो बस आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में पे होने वाला है और वो उसको मिलेगा। बहरहाल अभी हम चीज़ों को सिंपल बनाते हैं और हम इस अजम्पशन से पहले चलते हैं कि भाई मुझे जो अभी डिविडेंड मिलने वाला है ना वो नहीं मिलेगा, वो मिल चुका है, उसके बाद मैं शेयर खरीद रहा हूँ। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था 10 रुपये, जिसके नाम पे शेयर थे वो ले गया अपने घर पर और अब मैं उसका शेयर परचेज कर रहा हूँ। सो मुझे जो मिलेगा वो फ्यूचर के सारे डिविडेंड्स मिलेंगे और शेयर की जो प्राइस होगी डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से वो फ्यूचर वाले सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू होगी। यानी कि मुझे ईयर 1 वाले डिविडेंड को 1 साल डिस्काउंट करना है, ईयर 2 वाले डिविडेंड को 2 साल डिस्काउंट करना है, ईयर 3 वाले डिविडेंड को 3 साल डिस्काउंट करना है। अब इस तरह की वर्किंग के लिए एक फॉर्मूला है आपके पास, डी नॉट 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी, के यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। क्या इसकी डेरिवेशन हमें पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद ग्रोथ अगर कहीं पर होगा तो मैं अपने शेयर की प्राइस कैसे कैलकुलेट करूँगा। सो मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू पर शेयर जो होगी, मार्केट वैल्यू पर शेयर जो होगी वो होगी डी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। अच्छा, क्या इससे एक शेयर की मार्केट वैल्यू आएगी या जितने भी कंपनी के शेयर हैं सबकी वैल्यू आएगी? देखिए, अगर आप एक शेयर का डिविडेंड ले रहे हैं, एक शेयर का डिविडेंड ले रहे हैं डी नॉट की जगह, तो आपके पास मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर आएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ अ सिंगल शेयर आएगी। लेकिन अगर आप डिविडेंड की जगह या डी नॉट की जगह सारा डिविडेंड ले रहे हैं, कंपनी जितना भी टोटल डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो मार्केट वैल्यू ऑफ इंटायर ऑल द शेयर्स ऑफ द कंपनी आएगी। सो यहाँ पर हम एज्यूम करें हम एक शेयर की वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और बात, कभी कभी ये फॉर्मूला ऐसे भी मिलेगा आपको, D1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने ये देखा ना कि डी नॉट 1 प्लस ग्रोथ रेट से जब मल्टीप्लाई होता है तो D1 बनता है, तो ये दोनों एक ही है ना। सो इसकी जगह ये भी कहीं लिखा हुआ होगा, यानी कि कभी कभी आप जो है वो ये वाला D1 यहाँ पर लिख सकते हो, या आप अगर डी नॉट लिखना चाह रहे हो तो ये लिखोगे, लेकिन फिर ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करोगे। चलिए जी, इसको सॉल्व करते हैं। पहले तरीके के हिसाब से 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के ई माइनस ग्रोथ रेट। सो ये बन जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 2% और 11 डिवाइडेड बाय 0.02 आपके पास आ रहा है 550। ठीक है, ये मार्केट प्राइस ऑफ अ सिंगल शेयर आई है, एक शेयर की मार्केट प्राइस आई है, क्योंकि आपने डी नॉट की जगह एक शेयर का डिविडेंड लिखा था और फिर उसको आपने ग्रो करा और जो भी फॉर्मूला है उसके हिसाब से सॉल्व करा।
ये इसने करा क्या है, 550 रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स डिस्काउंटेड एंड ब्रॉट टू ईयर जीरो। 550 हमें ये बताता है कि फ्यूचर के जितने भी डिविडेंड्स थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, डिस्काउंटेड यूजिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो इस तरह से हमारे पास ये 550 की वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब एज्यूम कर ले लेट से कि कंपनी के जो है ना वो टोटल 5 शेयर्स थे तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स कैसे आएगी, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। सो अगर मैं 550 इंटू 5 करता हूं तो ये बनता है 2750। हाँ, एक और काम जो हो सकता था वो ये है कि आपके पास ये जो डी नॉट है 10 रुपए का, ये एक शेयर का डिविडेंड है। ये आपके पास जो 10 रुपए है ये एक शेयर का डिविडेंड है, और अगर कंपनी के 5 शेयर्स हैं तो 5 शेयर्स का टोटल डिविडेंड क्या होता, 5 शेयर्स का टोटल डिविडेंड होता 10 इंटू 5 यानी कि 50। और आप अपने फॉर्मूले में 50 यूज कर लेते, यानी कि आप करते डी नॉट 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई के ई माइनस ग्रोथ रेट। अब क्योंकि आपने डी नॉट की जगह एक शेयर का डिविडेंड नहीं लिखा बल्कि कंपनी का टोटल डिविडेंड लिखा है, कंपनी के 5 शेयर से 5 शेयर्स का डिविडेंड लिखा है, तो यहां पर जब वैल्यू आएगी सॉल्व कर वो 5 शेयर्स की टोटल वैल्यू आएगी। यानी कि फिर आपको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करना टोटल वैल्यू ढूंढने के लिए। अलबत्ता अगर मार्केट प्राइस पर शेयर ढूंढनी हो तो इस वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर सकते हैं। सो 50 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 डिवाइडेड बाई 2%, ये आपके पास ऑटोमेटिकली खुद ही 2750 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो 2750 है, और मैंने ये एज्यूम किया है कि जो बिल्कुल अभी वाला डिविडेंड था, सॉरी पर शेयर वैल्यू 550 है और सारे शेयर्स की वैल्यू 2750 है। मैं इस एजम्पशन के साथ चला हूं कि ये वाला जो डिविडेंड है ना, ये वाला डिविडेंड जो शेयर परचेज करेगा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर एंड पे आउट हो चुका है। सो अब अगर आप 550 में एक शेयर खरीदोगे तो आपको एक साल बाद 11, फिर एक और साल बाद 12.1, फिर उसके बाद जो भी बनता है अमाउंट वो मिलता चला जाएगा। ठीक है, सो ये वो केस है जिसमें डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में कांस्टेंट ग्रोथ अप्लाई हो रही है। अच्छा सर, क्या शेयर्स की 2 वैल्यूज होती हैं? हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सवाल में एक टर्म लिखी हुई हो और वो लिखी हुई हो एक्स डिव, या लिखा हुआ हो कम डिव। डिव मतलब डिविडेंड, एक्स मतलब विदाउट और कम मतलब उसके साथ। देखिए यहां पर आपके पास ये नंबर 0 वाला डिविडेंड आपको नहीं मिल रहा और इस शेयर की वैल्यू जो है ना वो एक्स डिव है। एक्स डिव का मतलब ये है कि मोस्ट रिसेंट जो डिविडेंड था जो अभी अभी मिला था उसकी वैल्यूएशन इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि वो किसी और को मिला था जिसने ये शेयर आपको बेचा। अगर लेट से हम यूं कह दें कि आज जो ये शेयर खरीदेगा ना उसको बिल्कुल अभी जो डिक्लेयर होने वाला डिविडेंड है वो मिला नहीं है, पे नहीं हुआ, किसी को होने ही वाला है, और ये उसको मिलेगा जो आज ये शेयर खरीद लेगा। तो जो 10 रुपए या नंबर 0 वाले डिविडेंड के हैं वो भी उसको मिलेंगे जो शेयर खरीदेगा, और आज के 10 रुपए की वैल्यू 10 रुपए ही होती है, लिहाजा कम डिव वैल्यू होती 560। अब होता यह है कि जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर और पे आउट होगा 10 रुपए का तो इस शेयर की वैल्यू 560 से 550 पर चली जाएगी। बस ये 10 रुपए यहाँ पर ज़्यादा इसलिए आप इस शेयर को परचेज करने के लिए दे रहे थे क्योंकि जो मोस्ट रिसेंट डिविडेंड है वो बिल्कुल अभी ही मिलने वाला है और वो आपको मिल जाएगा, और जब आपको मिल जाएगा तो एक तरह से आपने जो 560 की चीज़ खरीदी है उसमें से 10 रुपए तो आपको इसी वक्त मिल गए, तो इफेक्टिवली आप वापस से 550 पर ही आ जाओगे। अच्छा, इस फॉर्मूले से कभी कभी आपके क्वेश्चंस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढने को भी आता है, तो मैं ज़रा इसको रीअरेंज कर देता हूं ताकि अगर आप कभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस फॉर्मूले से ढूंढ रहे हो तो आपको मसला ना हो। रीअरेंज किस तरह से करेंगे? देखिए फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस ऑफ अ सिंगल शेयर इज इक्वल टू डी नॉट, डी नॉट जहां पर एक शेयर का डिविडेंड होगा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। अब के ई माइनस जी जो डिनोमिनेटर में है लेफ्ट साइड पे न्यूमरेटर में आ जाए तो ये हो जाएगा के ई माइनस जी इज इक्वल टू डी नॉट
1 प्लस ग्रोथ रेट, और जो मार्केट वैल्यू पर शेयर लेफ्ट साइड पर न्यूमरेटर में था वो राइट साइड पर आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। फिर यहाँ पर के ई लिख दो और यहाँ पर आप लिख दो डी नॉट, 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस ग्रोथ रेट। सो कभी कभी पेपर्स में आपको ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा जिससे आपको कहा जाएगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करें। यहाँ पर हमने इस डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड विद ग्रोथ रेट की बात करी और यहाँ पर ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करना भी सीखा। ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के कुछ और तरीके भी होते हैं, आने वाले लेसन्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये देखा कि भाई जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से हर साल डिविडेंड कैसे ग्रो हो रहा है। उम्मीद है कि बातें समझ में आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे व्हाट्सएप पर बहुत तंग करिएगा। थैंक यू।